नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा के जो है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराएंगे। एक पीडीएफ है, पीडीएफ से। तो दोस्तों, हमारा एक राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम पाली परीक्षा तिथि 13 सितंबर 2015 व्याख्यात्मक प्रश्न जो है हम आपको सॉल्व करवाएंगे आज। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला पार्ट हिंदी है और इसमें व्याख्या दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसमें नीचे व्याख्या भी दिया है। ऑप्शन नहीं सही हो, यानी कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। व्याख्या दिया गया नीचे जो है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर व्यर्थ झुंझलाना। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा प्रश्न, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो दोस्तों, आप बताइएगा कौन सा सही है इसमें। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। क्रिस यहाँ दिया है और क्रिस का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी हष्ट पुष्ट जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है 4, बिलो इसमें अल्पज्ञ क्या जो है, अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का हमारा जो है विलोम शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम शब्द जो है हमारा सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों, खूंटी शब्द का बहुवचन हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी खूंटियाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। जन्म अजन्मा, जन्म अज अजन्मा, इसका अर्थ हो गया जो है ईश्वर, यानी ईश्वर जो है, ऑप्शन नंबर डी सही। यहाँ व्याख्या दिया गया है, अज अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात ईश्वर। 7वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। दोस्तों, आप भी इसमें कमेंट करिएगा कि कौन सा सही है। प्रतिनिधि, दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिनिधि। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर निर्देश भी दिया है, प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। तो यहाँ हमारा है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हमारा त्रुटि विद्यालय में जलपान का होना चाहिए, यहाँ पे को दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा इसमें त्रुटि पाई जाएगी। यहाँ पे व्याख्या भी दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, मुझे रेलगाड़ी की यात्रा करना अच्छी लगती है। दोस्तों, यात्रा करना अच्छा लगता है, यानी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम, यानी कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। कौन सा शब्द संस्कृत से लिया गया है। तो यहाँ में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी अग्र यह जो है तत्सम है। अगला प्रश्न हमारा है 10वां, इसमें 11वां प्रश्न हमारा है, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शुद्ध शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी। दोस्तों, जो पर्वत की तलहटी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ व्याख्या दिया है, पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यानी ना है अल्प कृपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कृपण। कंजूस को जो है कृपण कहा जाएगा, यह व्याख्या भी इसमें दिया गया है। अगला हमारा है, इसमें निर्देश दिया गया है, यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डांट को भी चोट नहीं पहुंचा सकता।
दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट करिएगा कौन सा सही होगा, कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए, यानी अपने जो है वह अपने अपने मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी जो है चोट नहीं पहुँचा सकता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ व्याख्या भी दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डट रहना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों अरविंद शब्द का पर्यायवाची हमारा कमल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों लगभग पेपर में जो है कमल की पर्यायवाची पूछी ही जाती है, तो कमल की जितनी पर्यायवाची हैं सभी को आप याद कर लीजिए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल है। अरविंद के अन्य पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अम्बुज आदि हैं। निर्धन में कौन सी संधि है? दोस्तों निर्धन में जो है हमारी विसर्ग संधि होगी। यहाँ व्याख्या दिया गया है नीचे जो है, निर्धन में विसर्ग संधि है और इसका जो है विच्छेद होगा निधन धन, यानी निर्धन विसर्ग संधि इसमें है। अगला प्रश्न हमारा है 17, देशांतर में कौन सा समास है? तो दोस्तों देशांतर में कर्मधारय समास है। यहाँ व्याख्या भी दिया गया है, देशांतर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय के अन्य उदाहरण परमेश्वर, नीलकमल आदि। 18वां हमारा प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो है व्याख्या दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी रूपक सही होगा। यहाँ व्याख्या दिया गया है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का आरोप हुआ। 19वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है? तो दोस्तों यहाँ अमी, तद्भव का मतलब हो गया हिंदी में से, हिंदी का शब्द है। तो इसे अम्मी जो है, अम्मी का जो है अम्मी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अमृत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ व्याख्या भी दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न 20 और 21 में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। ऑप्शन बी हमारा है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रज भाषी हैं। ऑप्शन सी हमारा है, तुलसी और सूर्य अवधि और ब्रज भाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन डी हमारा, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ व्याख्या भी दिया गया है। 21वां प्रश्न हमारा है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। सी, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों तो यहाँ पे घनिष्ठ सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ व्याख्या भी दिया है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न हमारा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है जो है 23वां, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्ण भूतकाल होगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद का पूर्ण भूत है। अगला प्रश्न हमारा है 24, राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को कम्बल, सेवकों में कौन सा कारक है? दोस्तों जहाँ देने की बात आती है वहाँ संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजा सेवक को कम्बल देता है, इनमें देने का भाव होने से संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी का 25वां प्रश्न यानी सबसे अंतिमवां प्रश्न है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो दोस्तों ठठेरा का हमारा ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो दोस्तों हिंदी के 25 प्रश्न आए थे और हमने आपको जो है 25 प्रश्न को व्याख्या सहित सॉल्व कराया। अब इसके बाद हमारा भाग 2 यानी गणित जो है आ रही है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा और नीचे इसका जो है प्रश्न का हल दिया गया है। वृत्त का यहाँ वृत्त का व्यास जो है डी, वृत्त की परिधि आर डी और जो है प्रश्नानुसार
आर डी माइनस डी बड़ा इक्वल जो है 18.6 कर दिया गया है। डी यहाँ पे जो है कामन ले लिया गया है और पाई माइनस आर जो है ब्रैकेट के अंदर बराबर 18.6 और पाई का यहाँ पे मान रख दिया है -1 और इधर इसको सॉल्व कर लिया गया है। इस प्रकार हमारा जो है इसका मान जो है आ गया है 8.68 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमने लेखपाल की परीक्षाओं में लगभग जो है लूसेंट की हिंदी अगर आप पढ़ लेते हैं और उसमें जो है लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हिंदी के लगभग जो है आप 99% प्रश्न को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो हमने वीडियो डाला है लूसेंट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की और प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ से जाकर जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए और रट लीजिए, ज़रूर से ज़रूर जो है प्रश्न फंसेगा निश्चित रूप से। अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल होगा। तो दोस्तों इसका यहाँ हल दिया गया है, आप इसमें समझने का प्रयास करिए। दोस्तों HCF 12 LCM 2448 दिया है। तो इस प्रकार a माइनस बी बराबर 60 हो गया। यहाँ दो समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरण को मिला के सॉल्व कर लिया गया है। बराबर आपका आंसर 348 आ चुका है, आप इसमें समझ लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है 28, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्य का अनुपात 9.9:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। दोस्तों यानी इसका अंतर जो है बताया गया है 9:5 का डिफरेंस आपको बताया गया है 4200। तो 9 और 5 का डिफरेंस जो है यहाँ पे हमारा 4 है। तो आप 4 बराबर कर सकते हैं 4200, 4x बराबर 4200 कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो है यक्स का मान आपका आ जाएगा, यहाँ पे 4 एक बार जाएगा 1 और 4 पंचे फिर यहाँ 0, 4 पंचे 20 और 0 यानी 1050 आपका आ जाएगा यक्स बराबर। तो आपका मोपेड का मूल्य पूछा गया है, तो आप यहाँ जो है मोपेड का यहाँ 5 है, अनुपात 5 है, तो 5 गुणे आप 1050 कर सकते हैं। इस प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5250। और यहाँ भी इसमें साल भी दिया गया, इसको भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या में अनुपात इतना है 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या में अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या पूछा गया है। तो दोस्तों पहले आपको तीनों संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, तीनों संख्या का। तो इसमें दोस्तों पहले आपको जो है 2 3 है और 5 8, इस प्रकार आपका जो है अनुपात निकल आएगा 10:15:8 24 निकल आएगा। यह तीनों संख्या का अनुपात हो गया। आपसे तीसरी संख्या पूछा गया है, तो 10, 15 और 24 को आप जोड़ लेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 और 49 बराबर आप कर सकते हैं 392। 49x बराबर 392। तो इस प्रकार जो है 49 को आप भाग देंगे जो है 392 से, तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया साल भी दिया गया है, 49 को भाग देंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और तीसरी संख्या 24 से अनुपात में दिया गया है, तो 24 गुणे 8 कर देंगे तो आपका 192 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें भी साल दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 30, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9720 होगा और इसमें व्याख्या भी दिया गया है, आप यहाँ देख लीजिए। दोस्तों 5x 12x और 13x कर दिया गया है और परिमाप इतना, तो परिमाप सभी संख्याओं सभी भुजाओं का जोड़ जो है वही परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ा गया तो आ गया आपका 30
30x बराबर 540 और x बराबर 18 आ गया। अब आपका जो है 90 216 गुणा कर दिया गया, भुजाओं का लंबाई आ गई है इतना। इसके बाद आप जो है आपसे पूछा गया है जो है क्षेत्रफल पूछा गया आपसे। तो दोस्तों इसमें प्रश्न में तो यस निकाल सकते हैं और इससे जो है आपका भुजाओं की भुजाएं और त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। और दोस्तों आपको और बताएंगे एक जो है आसान विधि जो है, अगर आप कहिए तो बताएं जो है। दोस्तों आप इसमें ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। हमारा सूत्र है एक 1/2 गुणे 90 और गुणे 216, ये वाला नियम लगा सकते हैं आप जो है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 और लंबाई गुना है गुणे ऊंचाई वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो बड़ी वाली भुजा को कर्ण मानते हुए इसको छोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका यहाँ पे 90 गुणे 108 आ जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9720। अगला प्रश्न हमारा है 31। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर है। मेज के कर्ण की लंबाई क्या है? मेज के कर्ण की लंबाई क्या है, इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न का सॉल्व यहाँ इस प्रकार दिया गया है, आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। और हम आपको एक आसान सा नियम बताएंगे। इसमें पूछा गया है कि मेज के कर्ण की लंबाई। तो दोस्तों परिमाप दिया गया है, परिमाप जो है आपका परिमाप जो है होता है 2L + B बराबर होता है, परिमाप दिया है 28 कर सकते हैं, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 14। 2 इधर चला गया, एक आपका समीकरण ये बन गया। और यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल 48 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48 दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको करना होगा कि जो है दो समीकरण बन गए हैं, इन्हीं समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा। इसमें आप जो है ऐसी कौन सी संख्या है उनको जोड़ने पर 14 आए और गुणा करने पर 48 आए, आपको जो है ध्यान देना होगा। दोस्तों 8 और 6 एक ऐसी संख्या है जिनको जो है गुणा करने पर 48 आएगा और जोड़ने पर 14 आएगा। 8 + 6 बराबर 14। तो दोस्तों आपको दो जो है लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गई है, तो मेज के कर्ण की बात पूछी गई है। तो दोस्तों आप त्रिभुज का जो है नियम लगा लीजिए, यानी इसको मान लीजिए आप जो है 8 और इसको मान लीजिए 6, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो इस 64 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 36, इसका सब आ जाएगा और इसका रोड निकाल लेंगे आपका यहाँ आ जाएगा 10, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ भी सॉल्व दिया गया है, इस प्रकार भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें थोड़ा लंबा जो है बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 32। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों इसमें सॉल्व दिया गया है, आप सॉल्व समझ सकते हैं, हम आपको बता भी देंगे अपने तरीके से। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ABC, माना त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्रमशः ABC हैं। प्रश्नानुसार ABC बराबर 30, माना त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा A 13 सेंटीमीटर, अतः दोनों भुजाओं की लंबाई BC बराबर 30 - 17 बराबर 13 सेंटीमीटर। और इसके बाद यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको नियम यहाँ की यस ये याद कर लिया गया है 15 सेंटीमीटर और ये सूत्र लगा दिया गया है त्रिभुज वाला और यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है ये वाला मेथड ना लगा के जो है थोड़ा सा दूसरा अपने सहारे मेथड लगा दें। देखो यहाँ 17 यानी दो भुजाओं का मान जो है 17 होगा, ये आपका त्रिभुज है। तो दोस्तों सबसे बड़ी भुजा का मान जो है 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है। दोस्तों अब दो भुजा जो है और यानी कि ये दोनों भुजा का मिला के आपका मान जो है 17 सेंटीमीटर होगा। 17 सेंटीमीटर दोनों भुजाओं का मान आपका होगा। तो आपको बस वही दो समीकरण बन गया है कि मतलब ऐसी कौन सी संख्या है उनको जोड़ने पर जो है 17 आए और गुणा करने पर 30 आए। तो
तो दोस्तों यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है ऑप्शन से जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको जो है 1/2 गुणे 5 और गुणे दोनों संख्याओं का, दो भुजाओं का मान जो है 17 दिया गया है। तो 5 एक संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी आपकी 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और 6 पंचे 30, यानी होगा आपका क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है दिया भी है। इस प्रकार आप ऑप्शन से जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 33 हमारा प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 752 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पे हल दिया गया है। पहिए की त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर और 2 पाई r बराबर सबको मान रख दिया गया। 132 सेंटीमीटर परिधि का आपका मान आ गया। अब जो है कुल दूरी यानी कि जो है यहाँ पर जो है 752 मीटर थी, उसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिए 100 से गुणा किया गया है और परिधि से भाग दे दिया गया है। आपका 600 चक्कर लगाए जाएंगे, आ गया। अगला प्रश्न हमारा है 34, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगुना तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक पुरुष, यानी पुरुष को आप पी मानिए, पुरुष को आप पी मान लीजिए। तो यहाँ पी हो गया और अनुपात है आपका एक लड़का, लड़का को आप एक पुरुष एक महिला, महिला को आप एम मान लीजिए और एक महिला हो गया और एक लड़का, लड़के को आप जो है यल मान लीजिए। इसका अनुपात आप निकालेंगे तो आप जो है 1, 2 और यहाँ पे 4, यानी 4:2:1, यानी जो है लड़का जो है लड़का है, लड़के से दुगना महिला। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 दिन, यानी यहाँ आपका P अनुपात एम अनुपात यल बराबर आपका हो जाएगा 4:2:1। तो इस प्रकार आपका जो है यानी कि सब लोग मिलकर काम करेंगे। 4, 2, 6, 1, 7 यूनिट काम करेंगे और 7 यूनिट काम करेंगे तो आपका 4 दिन काम करेंगे तो आपका 7 गुणे 4 यानी टोटल आपका काम हो जाएगा 28। और लड़का जो है जिसका काम करने की क्षमता 1 है, अगर उसको 28 काम करना हुआ तो वह जो है 28 काम को एक दिन में 1 काम करेगा। इस प्रकार 28 दिन लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 28। अगला प्रश्न हमारा है 35। दोस्तों इसमें सॉल्व दिया गया है, आप इसको भी समझ सकते हैं, थोड़ा लंबा तरीके से बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा 35 है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इनमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। दोस्तों टोटल पानी 60 लीटर है और अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी आपका जो है यहाँ पे ये आपका अम्ल हो जाएगा और ये आपका पी हो जाएगा। इसका अनुपात सब मिला के 60 लीटर है तो इसमें अम्ल जो है अनुपात 1:2 है। तो इसमें पानी जो है 20 लीटर हो जाएगा और अम्ल आपका हो जाएगा 40 लीटर। दोस्तों इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। यानी दोस्तों ए 80 लीटर है तो मतलब ए वाला ए 40 लीटर है तो इसको 80, तो बी वाला पानी जो है 80 लीटर हो जाए। तो 80 लीटर बनाने के लिए इसमें जो है 60 आपको जोड़ना पड़ेगा। 60 लीटर पानी आप मिला देंगे तो नया अनुपात आपका बन जाएगा 40:80, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी 60 लीटर पानी जो है मिलाना पड़ेगा। 20 पहले था, 60 और मिला देंगे तो 80 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों सॉल्व भी किया गया है, आप यहाँ भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिभुज ABC में कोण ए 90 अंश, ए बराबर 25 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो tan B का मान क्या होगा। यहाँ पे सॉल्व कराया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी धनराशि पर 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह ब्याज हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कराया भी गया है, ऑप्शन आपका बी सही होगा, मतलब 12% जो है। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा। दोस्तों 8 मानक है और 2 से गुणा किया जाएगा तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कराया गया है। अगला प्रश्न हमारा 39 है। यक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27। तो इसमें जो है हमारा 39 में बी यानी एक्स की जगह 27 आप रख देंगे। तो यहाँ पर 27 बहुलक का मतलब होता है कि कौन सा किस संख्या जो है ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही बहुलक हो गया। 27 जो है यहाँ एक्स की जगह 27 रख देंगे और यही बहुलक हो जाएगा। 27 देखो 1 बार 2 बार 3 बार आया है, यहाँ भी रख देंगे एक्स की जगह तो 27 हमारा 4 बार आ जाएगा। इसका हल भी है, नीचे दिया गया है प्रश्न का हल। दिए गए आंकड़ों में बहुलक 27 प्राप्त करने के लिए यक्स के स्थान पर 27 रखने पर आंकड़ों में 27 सर्वाधिक बार 4 बार प्राप्त होगी, अतः बहुलक 27 होगा। 40वां प्रश्न हमारा है 6, 8, 3, 2 के मध्य और माध्यिका का योगफल है। मध्य और माध्यिका का योगफल, तो दोस्तों आपको जो है यहाँ दिया गया है माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्या को जोड़कर जितनी संख्या हो उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा माध्य 4 आ गया। और माध्यिका प्राप्त करने के लिए उनको आरोही क्रम में लिखा जाता है, यानी बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। और इसके बाद माध्यिका n+1 वहाँ पद बटा 2 करके आपका जो है यानी कि 5 पद हैं तो 6 बटा 2 यानी जो है तीसरा पद आपका 3 है तो 3 माध्यिका हो जाएगी। और 4 + 3 यानी 4 यहाँ हो गया प्लस 3 बराबर 7 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 41। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा, शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर दूरी तय करता है। वह कितनी किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसका सवाल यहाँ दिया गया है, आप समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 42। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारता ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। यहाँ सवाल दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। वर्गमूल दोस्तों 930 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 30.5 और क्या घटाया जाए तो 0.5 यानी घटा दिया जाए 0.5 का मतलब होता है 1/2 घटाया जाए तो जो है हमारा पूर्ण संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। दोस्तों 300 ग्राम चीनी है और मान लो इधर आपका पानी हो गया और यह जो हो गया आपका चीनी। तो चीनी जो है विलयन में 40% है, यानी 300 ग्राम में 40% घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 120 ग्राम आ जाएगा। और पानी की मात्रा इसमें 180 ग्राम आ जाएगी। और कहा मतलब कि 50% का मतलब हुआ कि दोनों विलयन को आपको बराबर करना है। तो 120 है और 180 ये वाला है और दूसरा 120 है तो 120 प्लस जो है आप 60 कर देंगे, 60 ग्राम जोड़ देंगे तो ये भी 180 हो जाएगा। तो मतलब आपको 50% करने के लिए 50-50 करने के लिए 60 ग्राम जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें हल सॉल्व भी किया गया, इसको भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लंबा मेथड लगा सॉल्व किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या है। तो यहाँ सॉल्व दिया गया है, इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x गुणे 108/100 माइनस x गुणे 97/100 बराबर 107 करके समीकरण बन गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको 3700 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। तो दोस्तों हमारा जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है सॉल्व भी प्रश्न का सॉल्व भी दिया गया है। यहाँ जो है 5, 4 और 17 को जो है जोड़ लिया गया है। 5, 4, 17 को जोड़कर 16 आ गया, 16 कर दिया गया है।
तो यहाँ पे 16 और फिर 3/4 और 4/5 और 3/8 8 कर दिया गया है और इसको सॉल्व कर लिया गया है। तो यहाँ पे 16 + 17/77/40 हो गया है। और इस प्रकार यहाँ जो है 16 + 1 सही 37/40, यहाँ पे 17 हो गया और 37/40 हो गया। पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए एक में से भिन्न को घटा देंगे। इस प्रकार हमारा 3/40 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ है, मतलब कितना प्रतिशत लाभ हुआ जो है प्राप्त कर रहा है। तो दोस्तों 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है। इस प्रकार एक वस्तु का मूल्य उसको जो है 80 पैसा उसका हो गया, जबकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है 1.25। तो कुल मिला के उसको जो है उसका लाभ हो 45 पैसा, उसका लाभ हुआ 45 पैसा। तो लाभ ज्ञात करने के लिए दोनों का अंतर यानी 45/80 × 100 कर देंगे तो आपका यहाँ लाभ ज्ञात हो जाएगा 56 सही 1/4। अगला प्रश्न हमारा है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई गई कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है। दोस्तों ये वाला प्रश्न लगभग पर छोटी मोटी परीक्षाओं में आता है जरूर से जरूर, और सिर्फ एक सूत्र है, कुल वृद्धि बराबर जो है होता है आपका x + y + xy/100। ये सूत्र लगा देंगे, आपका 43% वृद्धि होगी। यह आपका आ गया आंसर। अगला प्रश्न हमारा है 44 49वां प्रश्न हमारा है, 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन डी सही है और इस प्रकार से सॉल्व किया गया, आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 50, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या है। ऑप्शन नंबर ए यानी ब्याज दर जो है 10% है। यहाँ सॉल्व भी दिया गया है, परसेंटेज बराबर PRT टाइम 10 होती है बटा 100 करके जो है आर ज्ञात करने के लिए ऐसे ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो है मैथ का। अब वो इसका भाग थी जो है सामान्य जानकारी जो है यह है, इसको हम देखेंगे। प्रश्न हमारा 51, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवा पर व्यय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी रक्षा पर व्यय जो है यह केंद्र सरकार के व्यय में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ इसका व्याख्या भी यहाँ दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर में हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी हीमोग्लोबिन। यहाँ इसकी व्याख्या भी दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देशों के बीच में लोगों का संचालन। यहाँ इसकी व्याख्या भी दी है, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सॉफ्ट बैंक ... और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। तो यहाँ जो है भारतीय इंटरप्राइजेज जो है ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा। व्याख्या भी दी हुई आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न करंट अफेयर से है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया। तो उस समय जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हमारा ऑपरेशन मैत्री जो है नाम दिया गया था। दोस्तों इस समय जैसे पश्चिम बंगाल में अम्फान आया हुआ है तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि अम्फान में जो है सेना द्वारा चलाया गया कोरोना बचाव कार्यों को क्या नाम दिया गया, ऐसा कुछ। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ व्याख्या भी दी हुई है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। यहाँ व्याख्या भी दी गई है और व्याख्या जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों यह अनुच्छेद 84 में है, इसको भी आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है,
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। दोस्तों यह जो है मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। यहाँ व्याख्या भी दिया गया है। चौरी चौरा घटना कब हुई? दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। इधर इसका व्याख्या भी दिया हुआ है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन कर रहे भीड़ पर गोली चला दी, जिससे लोगों ने गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद 22 पुलिसकर्मियों की आग में जलकर मृत्यु हो गई। यह घटना चौरी चौरा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? दोस्तों फ्लोरीन जो है हमारा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 60वां प्रश्न करंट अफेयर से है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? तो दोस्तों बी यानी चिली ने जीता था। अगला इसमें व्याख्या भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो दोस्तों हमारा जो है विपक्ष का जो नेता होता है वह कैबिनेट स्तर का होता है, और जो व्यवस्था कैबिनेट मंत्री को दी जाती है वह पूरी सुविधाएं जो है विपक्ष के नेता को भी दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है भूगोल से, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ गया है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि वह स्थान रंगूर है जहाँ पे जो है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। यहाँ व्याख्या दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस समय उसको जो है यंगून कहा जाता है, पहले उसे रंगून कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों मुख्य उसका उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध जो है यह महात्मा गांधी ने चलाया था। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। यह 12 मार्च 1930 को दांडी से शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो मानसरोवर मेघालय में जो है उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। अगला प्रश्न हमारा है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? दोस्तों एनपीपी से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है यह अभिप्राय है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ गया है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह करंट अफेयर 2015 का है। उस समय अहीर अब्बास को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिनका कार्यकाल 2017 तक रहा। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी असम में हुआ था। यह समझौता करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का शोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी पशुवेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ इसका व्याख्या दिया हुआ है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दोस्तों दाल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। यह साइंस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है स्थापित की गई हैं। अगला प्रश्न हमारा 72 हो गया, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? दोस्तों प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है, और यहाँ व्याख्या दी गई है, तो महत्वपूर्ण व्याख्या भी है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों 2 प्रकार के प्रश्न बनता है। प्रश्न ए भी बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो वहाँ पर आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है, ये इसको सही माना जाएगा। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है 73, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के डाट मूल पाठक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी यजुर के मूल ब्राह्मण मूल पाठक हैं यजुर्वेद। यहाँ शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण आयुर्वेद के ब्राह्मण हैं। अगला प्रश्न हमारा 74 हो जाएगा, ढालू सड़क पर
पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर लुढ़काने से अधिक आसान होता है क्योंकि, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। यहाँ व्याख्या भी दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 75। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वर्ण सिंह समिति ने जो है यह सुझाव दिया था 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था और इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो दोस्तों हमारा भाग 4 हो गया। आपका भाग 4 ग्रामीण विकास से भी 25 प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो है करंट अफेयर से आ गया है प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के लिए निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए की प्रावधान किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अगला प्रश्न हमारा है 77। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी 829। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? दोस्तों इसमें हमारा प्रति व्यक्ति 70 लीटर जो है पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। व्याख्या भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो दोस्तों 18 प्रमुख मंडल हैं और इसमें उसका नाम भी दिया गया, आप पढ़ लीजिए। सामाजिक वन की कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष MGNREGA प्रारंभ किया गया? तो 2006 में जो है हमारा मनरेगा जो है कार्यक्रम शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न हमारा है 82। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चौथा स्थान है भारत में। और यहाँ पर व्याख्या भी दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के पूर्व उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के अनुसार 5वां स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः शीर्ष राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है 83। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 20,000 जो है वार्षिक आय का स्तर था। यहाँ व्याख्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ मुगलसराय में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 प्रश्न उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 में जो है पारित किया गया। अगला प्रश्न हमारा है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या थी? तो 25% या जो है 7500 रुपये। व्याख्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 83। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो यह दैनिक होनी चाहिए। दोस्तों ये जो है मध्याह्न भोजन जो 1995 से लागू किया गया है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? दोस्तों 33% जो है पद आरक्षित होने चाहिए। अगले 73वें संविधान संशोधन में जो है 1992 द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोसवानी वेबसाइट जो है तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन से शास्त्रीय नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश में उद्भव यानी उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारियों के प्रलेख जो है उसका तात्पर्य है। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है
SGSY का पूर्ण रूप है तो ऑप्शन नंबर यानी स्वर्ण जयंती स्वग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न हमारा है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर को जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में 912 हो गया है लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? तो चीनी की मिल जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 96, BPL सूचियों के छूटे हुए BPL परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो समाजवादी पेंशन योजना, पेंशन स्कीम जो है लागू की गई। व्याख्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा हमारा जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो लेखपाल द्वारा किया जाता था और उस समय उसको जो है पटवारी कहा जाता था। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? दोस्तों राज्यसभा में हमारी 31 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।